इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। तो देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है, जबकि विषमपोषी पोषण हरे पौधों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में होता है। मतलब विषमपोषी पोषण हरे पौधों के अलावा अन्य सभी जीवों में होता है, हरे पौधों में नहीं होता है। अगला है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। स्वपोषी पोषण चूंकि हरे पौधों में होता है और हरे पौधों में क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि विषमपोषी पोषण में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला है, स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, ये हरे पौधों से ही जुड़े हुए 2 पॉइंट्स हैं बिल्कुल, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, आंसर है, हमारे अमाशय में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। हमारे अमाशय में HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। अब ये अम्ल क्या काम करता है? तो देखिए, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, साथ ही भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। तो देखिए, ये क्या करता है, भोजन में जो भी हमारे रोगाणु उपस्थित होते हैं उन सभी को नष्ट कर देता है, और साथ में भोजन को पचाने में भी बहुत सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो देखिए, धमनी की दीवार मोटी होती है, जबकि सिरा की दीवार पतली होती है। सिरा का मतलब जो हमारे शरीर में नस दिखती है, आपके हाथ पैर में दिखती है आसानी से, ग्रीन कलर से दिखने लगती है, ब्लू कलर से कुछ लोगों की दिखती है, तो वो नस कहलाती है सिरा। उसकी दीवार पतली होती है, इसलिए ही वो हमें आसानी से दिखती है। ठीक है, तो धमनी की दीवार मोटी होती है, जबकि सिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, हमारे ब्लड में 2 तरह की गैसें मिली होती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो शुद्ध रक्त होता है, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। हमारा जो हृदय है वो जब ब्लड को पंप करके उसे शुद्ध कर देता है, तब ये धमनी उस रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। जबकि सिरा क्या करती है, रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है, तो जो भी शरीर के अंगों से रक्त आएगा हृदय में, वो सिरा लेकर के आती है। तो अगला क्वेश्चन है, मानव के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? तो देखिए, परिसंचरण तंत्र का मतलब है हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, खून के बहाव के लिए जो नसें हैं, उनका जो पूरा तंत्र बिछा है हमारे शरीर में, वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर है इसका, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय में क्या होता है, 2 बार रक्त का आना जाना होता है, इसके कारण ही ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का एक दूसरे से अलग रहते हैं। हमारे जो हृदय है उसमें एक जो धमनी होती है, अभी हमने पढ़ा कि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है, और जो सिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेती है। तो 2 अलग-अलग तरह के हमारे रक्त होते हैं, और ये रक्त आपस में मिले ना, इसीलिए हमारे शरीर में जो हृदय में रक्त है वो 2 बार संचरित होता है। यदि ये बंटवारा ना होता तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाते, और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला दोनों ब्लड मिल जाते, तो जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी हमारे अंगों को नहीं मिल पाती। इसीलिए मानव शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र का उपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? आप जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसमें पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए,
अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन जो उसकी सतह पर उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उनके माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं पर आकर चिपक जाते हैं और ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेती हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती हैं। जब ये संरचनाएं आपस में मिलती हैं तो इनसे खाद्य रिक्तिकाएं बनती हैं और इन खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। मतलब जो अमीबा अपनी सतह से भोजन ग्रहण करता है उसे यहाँ पर क्या होता है, खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं और बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा का पोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है? तो देखिए, जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, जो जड़ के द्वारा मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं वो पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम क्या करता है, मिट्टी से जो भी अवशोषित जल और खनिज है उनको पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों जो भोजन बनाती हैं उनके द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसको पादप के यानी पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? अभी हमने समझा था परिसंचरण तंत्र का मतलब हमारे शरीर में रक्त के बहाव के लिए जो पूरा जाल बिछा हुआ है, तंत्र बिछा हुआ है, उसे ही परिसंचरण तंत्र कहा गया। तो इसके क्या घटक हैं और उनके क्या कार्य हैं, अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, मानव में परिसंचरण तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। पहला, रक्त। तो देखिए, यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है। मतलब जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गैसें, एंजाइम, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रक्त ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ हैं और जो भी हमारे शरीर में आवश्यक तत्व हैं वो सभी विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसलिए ये हमारे लिए परिवहन माध्यम का कार्य करता है। अगला, हृदय। तो रक्त को विभिन्न भागों में भेजने और वहां से एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। हृदय आप जानते हैं ये हमारे शरीर में पंपिंग का कार्य करता है। तो ये रक्त को विभिन्न भागों में भेजता भी है और उन भागों से अपने पास लेकर के भी आता है, तो उसके लिए पंप का कार्य करता है। अगला है रुधिर वाहिकाएं। तो देखिए, इनके द्वारा रक्त विभिन्न भागों तक पहुंचता है। रुधिर वाहिकाओं का मतलब जिनमें खून बहता है, यानी नस कहला गई एक तरह से। तो उनमें उनका यूज क्या होता है, ये रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? तो देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, मतलब अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जबकि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर वायवीय श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव में होती है। वायवीय श्वसन अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है, ठीक है ना, और अवायवीय श्वसन जो है वो बहुत कम जीवों में होती है इस प्रकार की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखिए, श्वसन मतलब सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो श्वसन की क्रिया है इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं जब वो उसका पाचन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उसका जो ऑक्सीकरण होता है यानी जब उसका पाचन होता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने मतलब जो जीव हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं को करने में करते हैं। मतलब हम उस एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, अपने अलग अलग काम करने के लिए।
इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित लिखो। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और O2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, आप जानते होंगे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ही जो हरे पौधे हैं, जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। यदि उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो हरे नहीं होंगे। ठीक है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण लिखना था, तो सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6CO2 + 12H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बन गया, और बाकी यहाँ पर जल निकल गया और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? देखिए, अब ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? तो धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से विभिन्न भागों तक अधिक दाब के साथ होता है। मतलब जो धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है, जो रक्त बहता है, उसको उसके अंदर जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, वो प्रेशर के साथ उसके अंदर बहता है। जबकि सिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक बिना किसी दबाव के पहुंचता है। तो धमनियां क्या करती हैं? रक्त को हृदय से विभिन्न भागों तक लाती हैं। तो हृदय से विभिन्न भागों तक लाती हैं, तो उसमें जो ब्लड बह रहा है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर है ना, तो वो बहुत ज्यादा होता है। जबकि सिराओं में जो ब्लड होता है वो विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचता है, तो उसमें प्रेशर बहुत कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर ज्यादा होगा तो दीवारें अगर पतली होंगी तो वो फट जाएंगी, है ना। तो प्रेशर धमनियों में नहीं होता है, इसी वजह से धमनियों की जो सिराओं की दीवारें हैं वो पतली होती हैं धमनियों की तुलना में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में लार की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, भोजन में जो लार है उसकी क्या भूमिका है? तो इसके लिए आंसर है, मुंह में स्थित लार ग्रंथियां लार को स्त्रावित करती हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में स्थित जो लार ग्रंथियां हैं उनसे लार निकलती है, लार स्त्रावित होती है। यह लार भोजन के साथ मिलकर उसे चिकना बनाती है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसके साथ लार मिलती है, और लार मिलकर के उस भोजन को वो चिकना बना देती है, जिससे निगलने में आसानी होती है। तो चिकना होने की वजह से हम उसको आसानी से निगल पाते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, तो लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है वो स्टार्च के जो जटिल अणु होते हैं उनको शर्करा में यानी कि ग्लूकोज में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार लार की क्या भूमिका है? तो लार ग्रंथियों से लार निकलती है जो, वो हमारे भोजन के साथ मिलकर के उसे चिकना बना देती है, जिससे हमें उसे निगलने में आसानी होती है। और साथ ही साथ लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ देते हैं। इस प्रकार भोजन का पाचन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो आपके सामने यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा। आपको ये उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र भी बनाना है, एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से इस चित्र को आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।